जो लिंडनर AKA जो एस्थेटिक्स, इनफैक्ट लेट जो एस्थेटिक्स। देख रहे हो दुनिया कितनी सी है, कितनी छोटी सी है। 30 जून 2023 को ये खबर सरफेस होती है कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब आप 30 साल की बात करते हैं, 30 साल की उम्र में डेथ होने की बात करते हैं, तो देखें ये एक ऐसी चीज़, ये एक ऐसी उम्र होती है कि इसमें आपने अभी दुनिया में बहुत कुछ और देखना बाकी है। आपके गोल्स हैं, आपकी प्लानिंग है, आपने अपनी फैमिली सेटल करनी है, अपने बारे में अभी आपने बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। और इस एज में उसका दुनिया से रुखसत हो जाना, इस खबर ने पूरी फिटनेस इंडस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट, एशिया, अक्रॉस द ग्लोब, उन सबको दहला के रख दिया कि आखिर ये हुआ क्या। और जो की जब आप बात करते हैं, वो कोई कॉमन फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं था। उसको लोग जीस के बाद उसको कंपेयर करते थे, उस निगाह से उसको देखते थे, बिकॉज ही वॉज लाइक अ स्पेसिमेन ऑफ अ मैन व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स। वो उसके आप ग्रेट जेनेटिक्स का अंदाजा इस बात से लगाएं, वो ऑफ सीजन होने के बाद जब वो कुछ भी यूज नहीं कर रहा होता था, उसकी मसल सारे रीग्रेस कर चुके हैं। वो कहता था दिस इज लाइक अ वेरी मेरे सारा जो गेन्स थे वो खत्म हो चुके हैं। आप उस फिजिक को देखें, बहुत सारे लोग ड्यूरिंग साइकिल उस फिजिक को अचीव नहीं कर पाते। इस टाइप की ग्रेट जीन्स लेके वो बंदा पैदा हुआ था। और पर्सनालिटी वाइज ही वाज अ गाय विद नेवर गिव अप एटीट्यूड। हर किसी को वो पॉजिटिव वाइब्स देता। बहुत सारे लोगों ने उसको देख के उससे इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा। बहुत सारी चीजें जो मैंने उसकी देखी हैं, ही यूज्ड टू बी मेक वेरी एजुकेशनल प्लस वेरी फनी कंटेंट, जिससे आपका टाइम अच्छा गुजर जाता था। यानी ही वाज, आई वुड से, अ कंप्लीट पैकेज। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ जो लोग उससे पर्सनली मिले हैं उन्होंने कहा हो कि नहीं यार, ये बंदा ऑन स्क्रीन कुछ है और ऑफ स्क्रीन कुछ और है। यानी ही वॉज अ गाय जो कि न सिर्फ अपने स्टेरॉइड यूज को लेके बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट था, एंड आई थिंक जो उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी, दैट वाज नो एरोगेंस। वो लोग चाहे फिर वो कोई बड़ा यूट्यूब क्रिएटर हो, स्मॉल क्रिएटर हो, जो जो उससे मिलते, इवन एलिवेटर्स पे, जिम्स में, उनके ये अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि he used to give them the best advice he could possibly have। और आई थिंक यही चीज़ है जो उसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न पूरी फिटनेस इंडस्ट्री वो लिटरली इस वक्त हिल के रह गई है कि इनफैक्ट आखिर हुआ क्या। जब आप कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं, सो कॉज ऑफ डेथ में देयर आर लाइक नंबर ऑफ थिंग्स जो कि अभी सरफेस पे आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एन्यूरिज्म की वजह से उसकी डेथ हुई, जिस पे अगेन अभी हम आगे चल के बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ऑफ कोर्स क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था तो फिर स्टेरॉइड अब्यूज, हाई कैफीन का जिक्र आ रहा है, हाई हैवी मेटल्स उसकी बॉडी में पाए गए, वैक्स दैट इज कोविड जैब्स उसने लिए थे, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। अगेन ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं, क्योंकि अब तक पोस्टमार्टम / ऑटोप्सी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। दुनिया में हर साल कमोबेश 1,80,00,000 लोग किसी न किसी दिल की बीमारी में मारे जाते हैं। इनफैक्ट 80 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो कि टोबैको ओवर यूज की वजह से या उसके इस्तेमाल की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन उनके केस में हम क्या कहते हैं जब वो इस दुनिया से जाते हैं? हम कहते हैं यार अच्छा आदमी था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई कहते हैं नहीं यार, रेस्ट इन पीस, जो भी था बहुत अच्छा था, अब चला गया, इट्स लाइक ओवर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस टाइप के कमेंट्स हम करते हैं। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली एक एथलीट जब मरता है, इस दुनिया से जाता है, और ख़ास तौर पे अगर वो बॉडी बिल्डर हो, और ख़ास तौर पे अगर उसकी फिजिक अच्छी हो, तो ठक करके हमारी ज़बान पे एक ही चीज़ आती है कि भाई स्टेरॉइड लेता होगा, ओवर यूज़ कर दिया होगा, दैट इज़ वाई मर गया, स्टेरॉइड एडिक्ट था। यानी आज के दौर में बॉडी बिल्डर होना या फिर एथलीट होना एक गाली बन गई है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं, ये किसी भी वे में, वन वे और दी अदर, आपके लाइफ स्पैन को उसको लेंथन नहीं करेंगे, बल्कि उसको इनफैक्ट शॉर्टन नहीं करेंगे। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या जो इन सारी चीज़ों को ओवरडोज कर रहा था, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन हिम गोइंग ऑफ कंप्लीटली, उसकी वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गया। इस हवाले से ब्रैडली मार्टिन के पॉडकास्ट पे उन्होंने अपने स्टेरॉइड यूजेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले प्रोवाइड करी। Have you ever, I don't know how comfortable you are talking about it, but have you ever done more or less? Like, to be honest, I did all kinds of crazy shit, let's say, in the past and stuff. Yeah. I've tried different dosages. Like, the highest kind of test that I ever ran was 750. Yeah. 750, and like, I did never use one single compound more than 600 milligrams, or like 700 milligrams, 750 Yeah. test. मैं पर्सनली ऐसे लड़कों को जानता हूँ, ऐसे लोगों से मिला हूँ
जो कि बेयरली 60-60 किलो के होते हैं और इससे ज़्यादा डोजेज वो यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट एनी सुपरविजन, विदाउट एनी मॉनिटरिंग, बट दे आर येट अलाइव. अब देन हाउ लाइक जो डाइट फ्रॉम दैट स्टफ, अगर वो उससे कम पे यूज़ कर रहा था. एंड रिमेंबर वो इस डोज की बात कर रहा है 700 और अराउंड दैट मिलीग्राम्स पर वीक, जब वो अपने प्राइम में था, या ये कहीं किसी बॉडी बिल्डिंग प्रेप के लिए वो कर रहा था, या फिर उसको उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी. ये करंट स्टैक की अपने बात नहीं कर रहा था. बहुत सारे लोग हैं जो इस पे इससे ज़्यादा डोजेज पे सर्वाइव कर जाते हैं. येस, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जीन्स के बहुत सारे लोग 300 मिलीग्राम्स उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती. बहुत सारे लोगों के केसेस में ओवर 1000 मिलीग्राम्स वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. यहाँ पे सर मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहा, ये डिफेंड नहीं कर रहा बॉडी बिल्डर्स को या बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को कि भाई इस डोज पे तो डेथ हो ही नहीं सकती. मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहा. What I'm trying to tell you is that correlation does not necessarily imply causation. यानी just like steroids, yes, क्या steroids आपकी लाइफ शॉर्टन करते हैं? Yes. लेकिन क्या वो डेथ कॉज कर सकते हैं? So the answer is yes and no. उसी तरीके से जिस तरह टोबैको यूज हर साल 80 लाख बंदा उससे मरता है, उसके इस्तेमाल से, उसके ओवर यूज से, क्या वो आपकी लाइफ स्पैन को शॉर्टन करता है? सो द आंसर इज यस. क्या वो जरूरी है कि आपको ले डूबे? नो, बिकॉज कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई ए कॉजेशन. कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टेरॉइड से ही आपकी डेथ हो सकती है? वन रीजन वेरी कॉमन कि अगर बहुत ही ज्यादा हैवी एंड्रोजन यूज हो, दैट इज ओवरडोज. अगर आप कर दें, जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल कर दें, या फिर अगर आप कार्डियो ना करें, दैट इज वो आपके लिपिड्स खराब कर रहा है, जिसकी वजह से यू आर लाइक फेसिंग हेल्थ इश्यूज, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें. किसी कोच ने आपको अवेयरनेस नहीं दी, आप एजुकेटेड नहीं थे, उसने कहा ये लगा लो, या उसने खुद आपके यहाँ ला के इंजेक्ट कर दिया, यू नेवर न्यू इट, दैट इज व्हाट हैपेंस. या फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जमाने से आप लेते हुए आ रहे हैं, ब्लड वर्क आप नहीं कराते. क्या आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स जो के केस में थे? आई वुड पर्सनली से नो. इनफैक्ट ये ब्लड वर्क ही था, उसकी अवेयरनेस ही थी जो कि कंसिस्टेंटली वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर वो करवाता रहता था, जिसकी वजह से उसको पता चला कि उसके ब्लड में हैवी अमाउंट्स में हैवी मेटल्स मौजूद हैं. Did you get the vax? I got the vaccine. Did you really? Yeah. Oh. Even 4. Really? Yeah. Why? Yeah, and also, bro, you know how it is. This is the same like you go to a party. You were worried about your heart? And you are with the wrong people. All of a sudden, you might do something on this party that you don't want to do because there's these people that are like, you should do it. Dude. So I'm Damn, in this dude. place also. I was in this place. We don't need to say where it is exactly, but I was there, and my friends said like, "We can get it. You should get it, man." And I'm like, You got "Yeah, peer this- pressured into the vax? Yeah, kind Is of. that what you're saying? That's, I don't like, no. I did blood cleaning twice after all this. I did a plasmapheresis with taking out heavy metals and all that stuff. Oh man, yeah, I did all this. I don't know, this is too controversial probably to say this. Wait, no, say it, say it. I went to the doctor and I did my blood work again because I take my blood work all the time, and then I show it to the doctor and we kind of see these particles and I'm like, what is this? And then this is from this, and I'm like, oh my god. I know you're the kind of guy who for sure you got your blood work all the time, and then you're telling me you got the thing, and then you got your blood work, and then it was crazy. And yeah, and this guy's also big into it. So he's like, you need to do a plasmapheresis now. So they poke like a needle into your arm here, which is like a pen, like thick like this, bro. It's unbelievable thick needle. And they take all your blood out, put it into this machine, and then clean it and bring it back. So we did this with the heavy metal cleaning and all this stuff, which supposedly cleaned my blood. I did a D-dimer test and all this. I don't know if you know what it is. It's like this determines like the clotting of your Arteries, arteries and stuff, like D-dimer, and like my D-dimer was this, and then after all this it was that. And then I did So this, did it improve after you got that I did removal? it twice. I did it in 6 month period, like one time and then the second time. Also expensive as man. Like it's no fun, man. So I was so shocked, and the doctor was like, "You need to do it, man, if you want to like survive after you took these shots, bro. No You way. need to do this now." Yeah, this was like that actually. अब देखें, यहाँ पे दो बातें की गई हैं. एक बात यहाँ पे की गई है कोविड जैब्स की, और दूसरी बात यहाँ पे की गई है हैवी मेटल्स की. एक एक करके इस पे चलें, बात करते हैं. जब आप हैवी मेटल्स की बात करते हैं तो देखें, उस वैक्सीन से वो हैवी मेटल्स उस वैक्सीन के जरिए नहीं आए. अगर आते तो फिर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई, उन सब के पास आते.
सो ये कहना कि उस वैक्सीन के जरिए वो हैवी मेटल्स उस बॉडी में एंटर हुए, पर्सनली डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हैवी मेटल्स आते कैसे हैं? एक तो ऑफकोर्स डिपेंड करता है आपके एनवायरमेंट में, दे आर लाइक एवरीवेयर। अ लॉट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपकी बॉडी में हैवी मेटल एक्सपोजर होता है, दैट इज ड्यू टू अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स जो आप डेली यूज करते हैं, फिर चाहे वो वे प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो, प्री वर्कआउट हो, फैट बर्नर हो, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, इट कुड बी इवन लाइक अ गेनर। This time, they bought 137 of Amazon's top-selling protein powders and sent them to a lab. What they found was alarming: various toxins in your supplements. Things like heavy metals, lead, arsenic, cadmium, and mercury. That is why ये recommend किया जाता है कि हमेशा आप एक अच्छे सर्टिफाइड, ग्लोबली वेल टेस्टेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज करें जो कि हैवी मेटल, स्टेरॉइड स्टफ, इन सब चीज़ों से पाक हो, इन सब चीज़ों से वो फिल्टर हुआ हो। फिर दूसरी चीज़ उसने इस इंटरव्यू में बताई, दैट इज कोविड जैब्स। उसको 4 बार उसने कोविड वैक्सीन लगाई एज अ रिजल्ट ऑफ पीयर प्रेशर कह लें या लोगों के कहने पे। एक चीज़ तो हम इस इंटरव्यू में हमने सुनी कि बिफोर एंड आफ्टर इस कोविड जैब्स की वजह से उसके ब्लड वर्क में नॉर्मलीज आई और उसको फिर दूसरे प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ा ताकि वो अपने आप को, जो उसके साथ इश्यूज थे, जो कि उसके सुपरवाइजरी डॉक्टर ने उसको बताए थे, उससे वो फायदा उठा सके या उन सारी चीज़ों से अपनी बॉडी को, सारे जो टॉक्सिन्स थे उन सबको ख़त्म कर सके, अपने ब्लड वर्क को नॉर्मलाइज कर सके। आई हैव एन ऑटोइम्यून कंडीशन। मैं काफ़ी सारे ऑटो इम्यूनिटी ग्रुप्स से सब्सक्राइब्ड, उनको फॉलो करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं ऑफ द कोविड स्टफ। आज तक इस चीज़ पे बात नहीं हुई, लेकिन चलें आज कर लेते हैं। देखें, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि बंदा हशाल बशाल नॉर्मल, कोविड आफ्टर अ वैक्स उसकी डेथ हो गई। आपने ऐसे कुछ इंस्टेंसेस, ऐसा नहीं है कि देवर लाइक 100%, लाइक वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशंस आपने भी सुनी होंगी। और जो के केस में भी, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि उसने चंद दिन पहले ही इस पॉडकास्ट में कहा कि उस कोविड वैक्सीन उसने 4 शॉट्स उसके लिए, और उसके बाद उसके ब्लड वर्क बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उसकी वजह से उसको मल्टीपल मेथड्स पे जाना पड़ा ताकि उन चीज़ों को वो फिल्टर आउट करे अपनी बॉडी से। और बहुत सारे लोग अब इसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं एज लाइक द प्राइमरी रीज़न ऑफ हिज डेथ। बहुत सारे लोग जिन्होंने उन वैक्सेस का सहारा लिया, इनफैक्ट अपने आप को एक्सपोज किया उन चीज़ों से, उन वैक्स से, उन जैब से। हर किसी के देखें अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोगों के केस में दे वर लाइक प्रीटी फाइन, लेकिन यस, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी इम्यूनिटी का इश्यू था या फिर उनकी बॉडी प्री डिस्पोज थी, उनका ये कहना है कि लेट्स से अगर उनको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन थी, लेट्स से सोरियासिस फॉर इंस्टेंस, अगर उनका सोरियासिस रिमिशन में था, वो लाइक कंट्रोल हो गया था काफ़ी टाइम से, सो आफ्टर जैब वो ख़राब हुआ और दोबारा फ्लेयर्स आने शुरू हो गए। ये आप बहुत सारी एग्जाम्पल सुनेंगे जिन लोगों को ऑटो इम्यून किसी ना किसी तरह की कंडीशन थी। अब देखें, इससे ये चीज़ तो चलें आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ, दिस कुड हैव लाइक गॉट जोज ब्लड वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। लेट से अगर वो हेल्दी था तो उसने उसको अनहेल्दी कर दिया, माइट बी बिकॉज ही वॉज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। लेकिन अगेन ये इतना सब्जेक्टिव मैटर है कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी की इम्यूनिटी लेवल्स में डिफरेंस आता है। लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने ये बात की थी और उसके कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई, तो इस बात को बेस बनाना कि दैट वाज द मेन रीजन ऑफ हिज डेथ, अगेन कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। अनदर रीजन जो कि सरफेस पे आ रहा है, दैट इज एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म आप कहते हैं कि आपके जो ब्लड वेजल्स, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो कि कहीं पे भी आपके हो सकती हैं, उन आर्टरीज का, उन ब्लड वेजल्स का एक सेक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा वीकन हो और उस वीकनेस की वजह से एक सर्टेन टाइम बाद उसमें बल्जिंग आ जाए, उसमें एक बलून फॉर्मेशन हो जाए, एंड फॉर सम रीजन आफ्टर अ वाइल उसमें प्रेशर बने और वो ब्रेक हो जाए, वो रप्चर हो जाए, उसके नतीजे में भी डेथ्स का होना इज लाइक ए कॉमन एन्यूरिज्म स्टफ। अब देखें, एन्यूरिज्म जो होती है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। एक रीजन होता है कि भाई एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज प्लैक फॉर्मेशन, प्लैक बिल्डअप आपकी आर्टरीज में हो जाए और वो आर्टरी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर्म कर दे ड्यू टू दैट प्लैक बिल्डअप। या फिर एक रीजन होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, या फिर एक रीजन होता है हायर ब्लड प्रेशर, या फिर एक चीज होती है आपके एओर्टा में कोई इंजरी हो जाए। यानी जब आप सिर्फ एक एन्यूरिज्म की बात करते हैं, सो देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं एन्यूरिज्म में। यानी देयर इज लाइक सच अ वैरायटी ऑफ इंडेक्स इन इट। कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है। सो
आपको नहीं पता कि इनमें से कितने फैक्टर्स हैं जो कि इफ लाइक एन्यूरिज्म वाज द मेन कॉज, तो किस कॉज ने कितना कंट्रीब्यूट किया हो सकता है कोई सिंगल कॉज हो सकता है कोई मल्टीपल कॉज हो। इसके साथ साथ जेनेटिक डिसऑर्डर भी उसके साथ था, दैट वाज दैट रिपलिंग मसल डिजीज RMDs। उसमें क्या होता था, इनफैक्ट मैंने जो को डिस्कवर किया बाय वाचिंग वन ऑफ हिज वीडियो, जहां पे वो अपने चेस्ट को लिटरली उसमें वेव एक्शन क्रिएट हो रहा था, एंड आई वाज लाइक हाउ ऑन अर्थ दिस गाय इज लाइक डूइंग दैट स्टफ, एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन जो कि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी। लेकिन जोब का उसके हवाले से क्या कहना था, इनफैक्ट उसको लेके उसके क्या रिजर्वेशंस थे, यू नीड टू वॉच दिस स्टफ। The rippling effect is some sort of, it's not a disease, it's like some sort of condition, right? They call it rippling muscle disease, though, as far as I Okay. know. Yeah. But technically, it's a cramp. It's a cramp. Yeah. Yeah. Something But not that you- everyone can do that. No. Yeah. But there's nothing bad to the disease, no? Maybe you cramp more? Let's be honest. The muscle is also the heart is also a muscle, Yeah. and that's my biggest Oh, concern that's always. scary. It's like, what if I have such a bad cramp that my heart gets a cramp? I don't Called know. a heart attack. Yeah. Yeah, it's not That's good. it. That's It's what- not good. That was, that makes me scared. That's why I'm also staying away from like a bit bodybuilding competitions too much. Yeah. Because I would take all these diuretics. Yeah, And that's- if I just stop eating salt and drink a lot, and then I stop drinking as well, and you would pee everything out, and then you take a diuretic as well on top, and then you pee even more sodium out. I cannot exist, kind of. I cannot even walk anymore really Yeah. good. Yeah. So, and that's what's then scary is like, oh yeah, you have this already, and then you dehydrate yourself more. Maybe your heart gonna give up at one point. Yeah, that's scary. यानी एक तरफ जहां आप और हम इस चीज को मैस्मराइज करते थे, हम इंस्पायर होते थे कि यार ये बंदा कैसे अपने चेस्ट मसल्स में, अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स में वेव एक्शन क्रिएट कर सकता है, इज लाइक ए मैजिशियन। एक्चुअल में वो उस चीज को लेकर डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि टेक्निकली इट्स लाइक अ क्राइम, और उसको इस चीज का खदशा था कि अगर ये चीज उसके हार्ट में भी फॉर्म हो गई, सो ही कुड लाइक एंड अप इन लीथल एरिथमियास, या फिर कार्डियोमायोपैथी उसको फेस करनी पड़ सकती थी। सो इस चीज को लेके ही वॉज नॉट ओनली वेल अवेयर, लेकिन वो बहुत ही सहमा हुआ था, एंड दिस वॉज लाइक वन रीजन कि वो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग शोज में और हैवी एंड्रोजन एक्सपोजर को न खुद वो प्रोमोट करता था, इनफैक्ट न खुद भी वो उन चीजों पे कभी अपने आप को एक्सपोज करता था। लेकिन अगेन, क्या इस RMDs या इनफैक्ट रिपलिंग जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से it could have like affected a certain percentage of his health? Maybe not. I mean, this is like another contributing factor. One thing I do know is that Joe Linder struggled to stay that lean all the time. He was constantly battling hunger and was drinking a ton of coffee. I believe he said at one point he was drinking 4 liters a day. And if the coffee had a lot of caffeine, which is a stimulant, this can dramatically reduce your appetite. There were times जहाँ पे वो 4 लीटर कॉफी ले रहा था. I don't know, I mean, whether he has like, confirmed news on this stuff, लेकिन क्योंकि जैसे उसने बताया कि he was like helping him for some of his IFBB stuff, so maybe he knew, and you don't know whether that was a decaf or a caffeinated stuff. लेकिन this is like this could have been like a pretty lethal dose. इसके साथ साथ जो का year round single digit body fat पे रहना, you don't know किस factor ने कितना contribute किया होगा उसकी overall longevity पे, जिसकी वजह से उसकी health affect हुई, and as a result he is no more with us. और देखें, क्योंकि हमें अभी नहीं पता किस factor ने कितना contribute करा, so these are basic स्पेक्यूलेशंस, क्योंकि आपके पास अब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई है. और देखें, अगर कल को वो आ भी जाए, सो आपको नहीं पता इफ लेट्स से इफ ही डाइड ड्यू टू एन्यूरिज्म, आपको नहीं पता 4 या 5 में से कौन सा फैक्टर था जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. आपको नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज थी, मे बी द जेनेटिक डिसऑर्डर उसके साथ था, या फिर मे बी ही वॉज यूजिंग लाइक अ लॉट ऑफ कैफीन इन टर्म्स ऑफ प्री वर्कआउट्स, फैट बर्नर, ही वॉज सिंगल डिजिट बॉडी फैट ईयर राउंड. उसके लिए वो कितना अपनी बॉडी को मुश्किल में डाल रहा था, कितना उसको अपने जो सेल्स होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं, उसको कितना उसने हंग्री किया हुआ था. यानी दिस इज लाइक आप कभी भी वन वेक्टर या वन स्टेटमेंट सॉल्यूशन नहीं देते. इवन आफ्टर द ऑटोप्सी रिपोर्ट आपको नहीं पता कितने फैक्टर्स थे, मल्टीपल फैक्टर्स थे विच एंडेड अप इन हिज कॉजिंग हिज लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. यानी हमें नहीं पता कि whether that was heavy metal stuff, whether that was unregulated supplements, whether that was TRD stuff, or
जेनेटिक कंडीशन जो उसको एक CAF3 रिलेटेड जो जेनेटिक डिसऑर्डर था, दैट वाज रिपलिंग मसल डिजीज, उसकी वजह से वो कंट्रीब्यूशन आई। हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर जानते हैं कि ही वॉज अ वेरी एजुकेटेड इंडिविजुअल, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ एनाबॉलिक स्टफ। वो हर वो चीज़ कर रहा था जिससे वो लंबा जी सके, ही कुड लिव लॉन्गर, क्योंकि उसके सामने जिस की एग्जाम्पल थी, रिच पियाना की एग्जाम्पल थी, उसके सामने पिछले 3 सालों में जितने बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई है वो सारी की सारी एग्जाम्पल से वो वेल अवेयर था। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय। सो वो कोई ऐसा ना समझे कि वो कोई छपड़ी यूट्यूबर था या कोई इन्फ्लुएंसर था जिसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है, बस जो उसके कोच ने, उस्ताद ने कह दिया बस वो ठोक दिया जाके, and that is why he ended up like getting out of the world, getting off his life. वो हर वक्त under supervision of a doctor अपना blood work करवाता रहता। he was well aware of the risks, जो cramps उसकी body में naturally या genetic थे, या फिर वो अपनी body के बारे में जानता था। and I'm like he is one of those talented individuals जो कि unfortunately उसकी जो बिल्कुल extreme जो prediction थी वो सही साबित हुई। I mean he is no more with us. I mean, he did like everything to stay strong, to stay healthy, to live long. लेकिन unfortunately हकीकत ये है कि he couldn't pass even 30 years of age. But still, इतने छोटे टाइम में भी, इतने छोटे से स्पैन में भी जितनी अचीवमेंट उसने लिटरली हासिल करी, जितना नाम उस बंदे ने बनाया, दिस शोज कि हाउ टैलेंटेड ही वॉज। इवन पूरी दुनिया भर की जो फिटनेस कम्युनिटी जिस तरह से वो यकजा हुई है, गैदर हुई है आफ्टर हिज डेथ, I mean, this pretty sums up the achievement and the standard he has literally set. अब देखिए हमारी ड्यूटी क्या है एज इंडिविजुअल्स। एक तो हमने हर साल अपना ब्लड वर्क करवाना है, चाहे आप कंपैरेटिव एथलीट हैं या नहीं है, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है। वो तो हर चीज ट्रैक कर रहा था जो, ही वॉज अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, बट स्टिल ही कुडंट पास 30। तो सर आप किस फिराक में हो? अगर आप बॉडी बिल्डर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यू नीड टू एटलीस्ट बी एजुकेटेड अबाउट योरसेल्फ। वो इतना एजुकेटेड और वेल अवेयर बंदा था, सो यू नीड टू डू समथिंग। सेकेंड थिंग, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो वर्कआउट नहीं करते, जो ट्रेन नहीं करते, सो बी हेल्दी। आई एम नॉट सेइंग बी अ बॉडी बिल्डर, हैव 20 इंचेस ऑफ बाइसेप्स, लेकिन एटलीस्ट 24 घंटे में 20 मिनट्स एटलीस्ट निकालें जिसमें यू डू समथिंग, सम फिजिकल फ्रिकिंग एफर्ट। देखें जाना सबने है, मौत का मजा हर नफ्स ने, हर शय ने, हर इंसान ने चखना है। हर शय जो इस दुनिया में है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, उन सब ने मौत का मजा चखना है। लेकिन व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज हाउ, आप किस तरह जाते हो और उसके लिए आप खुद कुछ क्या करते हो। यू हैव अ जेनेटिक कंडीशन, अच्छी है बुरी है जो भी है, इवन इन दैट केस आप खुद क्या करते हो? आप अपने हिस्से का तो काम करो। दूसरी चीज, शुक्र अदा करना सीखो। अगर आप सांस ले सकते हो, शुक्र अदा करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत हैं ऐसे जो कि अब सांस नहीं ले सकते, उनकी सांसें बंद हो गई हैं। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, शुक्र अदा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस नेमत से भी महरूम हैं। अगर आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, हमेशा याद रखना देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन जो कि इन नेमतों से महरूम है। शुक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, शुक्र से बढ़ के वाकई कोई चीज़ नहीं होती। तो शुक्र अदा करना सीखें, छोड़ दें कि जी मेरे पास ये है, ये नहीं है, इस साल ये अचीव नहीं हुआ। एटलीस्ट यू आर अलाइव, आपके पास एक और दिन ऊपर वाले ने आपको दिया कि आप भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाएं। सो डू द बेस्ट यू कैन एंड स्टे हेल्दी। जो एस्थेटिक्स, you will always be remembered.